हर हर महादेव भाइयों और बहनों। आज हम वहां गए थे जहां कहते हैं कि महादेव का बुलावा आने पे ही जाना मुमकिन होता है। अगर आप भी सोच रहे हो कि केदारनाथ का प्लान कैसे बनाएं, कितना खर्चा होगा, ट्रिप में क्या क्या लेके जाना है, ट्रैक के समय क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो इस व्लॉग में मिलेगा आपका हर सवाल का जवाब और मिलेगा एक अनफिल्टर्ड केदारनाथ एक्सपीरियंस। मैं हूं जुगनेश और आपका स्वागत है अनफिल्टर्ड टुडे विद जुगनेश में। चलिए चलते हैं 11,700 फीट पे बस है बाबा के दरबार पे। वैसे कहते हैं ना, बाबा जब बुलाते हैं आपको तभी जाना चाहिए और उस समय महादेव आपका रास्ता अपने आप बना देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में थोड़ा प्लानिंग की भी जरूरत पड़ती है। अक्टूबर एंड या नवंबर के बाद केदारनाथ में हो जाती है बर्फबारी। इस समय रास्ता हो जाता है बंद और सेफ्टी का भी होता है बड़ा इशू। हर साल अक्षय तृतीया के समय केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। इस साल अप्रैल में केदारनाथ के कपाट खुले थे और उसके बाद शुरू हुई थी केदारनाथ की यात्रा। अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच आप यात्रा कर सकते हो। लेकिन केदारनाथ यात्रा करने का बेस्ट टाइम क्या है, मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। अप्रैल, मई और जून, इस समय बर्फ गिरना बंद हो चुकी होती है, लेकिन पहाड़ों पे आपको फिर भी थोड़ी बर्फ देखने को मिलती है। मौसम थोड़ा ठंडा होता है और ट्रैक करने के लिए बेस्ट टाइम है। भक्तों की भी बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है और आपको हर तरफ सिर्फ महादेव के नाम और एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। बारिश बंद हो चुकी होती है, मौसम होता है क्लियर और भक्तों की भीड़ भी होती है कम। इस समय आप केदारनाथ यात्रा करोगे तो आपको लाइन में कम खड़ा रहना पड़ेगा। कम भीड़ वाले समय में भी केदारनाथ की यात्रा करने का भी एक अलग ही अनुभव होता है। ये होते हैं मॉनसून के पीरियड। इस समय बहुत ज्यादा होती है बारिश केदारनाथ में। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूंगा कि इस समय आप यात्रा ना करें, क्योंकि इस समय अगर आप यात्रा करोगे तो आपको फेस करना पड़ेगा अनप्रेडिक्टेबल वेदर्स, बहुत तेज बारिश और कभी कभी लैंडस्लाइड्स का भी। अगर आपको केदारनाथ यात्रा करना है और उसके लिए बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से रहेगा मई और जून या फिर सितंबर या अक्टूबर। अब केदारनाथ जाने का बेस्ट टाइम तो पता चल गया, लेकिन केदारनाथ पहुंचे कैसे मुंबई से, उसके बारे में बात करते हैं अगले चैप्टर में। हमारा सफर शुरू हुआ मुंबई से। पकड़ी ट्रेन मैंने हरिद्वार के लिए। टिकट थी वेट लिस्ट में, लेकिन मन में थी इच्छा महादेव से मिलने की। एक कजन के साथ एडजस्ट किया और एक ही सीट पर बैठ के चल पड़ा हरिद्वार के लिए। 30 घंटे 2 नाइट्स 1 डे का एक लंबा सफर तय करके पहुंचा हरिद्वार। जैसे ही हरिद्वार पहुंचा, रिक्शा पकड़ी और चल पड़ा हरि की पौड़ी पे। गंगा में डुबकी लगाई। पहली डुबकी लगाते ही भाइयों क्या कहूँ, ऐसा लगा थकान के साथ पाप भी भाग गए हों। उसके बाद स्टार्ट हुआ असली एडवेंचर। हरिद्वार से ली बस गौरीकुंड के लिए और रूट तो मैं क्या ही कहूँ। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, और खाई इतनी गहरी जो मैंने सिर्फ देखी हो अपने सपने में, और वो भी नाइटमेयर्स। 10 घंटे के बाद ड्राइवर ने लगाया ब्रेक और कहा पहुंच गए गौरीकुंड। हम खुश, लेकिन जैसे ही उतरे पता चला ये था सीतापुर। अब टाइम था रात का और सीतापुर से कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी सोनप्रयाग के लिए। अब ऐसे सिचुएशन में करे तो करे क्या, रुकना तो ऑप्शन नहीं था। तो बस चल पड़े 3 किलोमीटर और पहुंच गए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से भी हमने शेयर किया, जिसने छोड़ा हमें गौरीकुंड। गौरीकुंड पहुंचते मन में बस एक ख्याल आया, भाई अभी तो शुरू हुआ है, असली ट्रैक तो बाकी है। गौरीकुंड तक तो पहुंच गए, लेकिन ट्रैक कितना कठिन होगा, कितना समय लगेगा और वो मैजिकल मोमेंट, उसके बारे में बात करते हैं अगले चैप्टर में। तो भाई मैं तो निकल पड़ा था केदारनाथ, वो भी एक रनिंग शूज पे। बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि मुझे वहां पे बर्फ और बारिश मिलने वाली। जैसे जैसे मैं ऊपर गया, ठंड बढ़ते गई, बर्फ दिखने लगी और भाई मन में सिर्फ एक बात निकली, महादेव अब आप ही मुझे बचा सकते हो।
ट्रैक इतना इंक्लाइन था कि उस कड़कड़ाती ठंडी में भी मुझे पसीना छूट रहा था। हर 10 मिनट बाद मैं रुक रहा था और महादेव का नाम ले रहा था और बस ये कह रहा था, महादेव मुझे और थोड़ी हिम्मत दे दो। भाई सबसे खास बात ये थी कि मैंने ट्रैक किया था रात में। इसका ये मतलब है कि उस समय ना ही कोई पालकी, ना ही कोई पिट्ठू और ना ही कोई घोड़े थे। सिर्फ थी अंधेरी रात और था महादेव का साथ। 7.5 घंटे का लंबा ट्रैक करके जैसे ही मैं पहुंचा केदारनाथ, मन में बस एक ख्याल आया, सब वर्थ था। हर एक वो कदम, हर एक वो पेन। जैसे ही मैंने मंदिर देखा, मेरे शरीर की सारी थकान ही गायब हो गई। अगले चैप्टर में यही बात कर रहे हैं कि कैसे और किस समय आपको लाइन में खड़ा रहना है ताकि आप ज्योतिर्लिंग को छू सकते हो। हर ज्योतिर्लिंग को छूना पॉसिबल नहीं है और मैंने खुद 11 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए हैं और मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जहाँ ज्योतिर्लिंग को छूना पॉसिबल है उसकी एक अलग कीमत भी होती है, लेकिन केदारनाथ में आप बिना पैसे के शिवलिंग को छू सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को छूकर आपकी मन की बात बाबा तक डायरेक्टली पहुंचाना, तो भाई ये समय नोट कर लो। सुबह 4 बजे से 12 बजे के बीच लग जाओ लाइन में, क्योंकि 12 के बाद होता है बाबा जी का श्रृंगार और श्रृंगार के बाद आपको दर्शन मिलते हैं सिर्फ दूर से, सिर्फ मुख दर्शन। इसका भी एक अलग अनुभव है, लेकिन इतने दूर आके टच नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कुछ मिस हो गया है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की रजिस्ट्रेशन कैसा करें। सरकार ने तो सभी को बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, तो अब आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। उत्तराखंड सरकार ने अभी 4 धाम की यात्रा करने वाले सभी भक्तों को रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी किया है। उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, इधर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स कहाँ पे अवेलेबल है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप उत्तराखंड टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हो और आप जिस दिन ट्रैवल कर रहे हो उस दिन का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। और अगर आप मेरे जैसे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप केदारनाथ में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, गौरीकुंड में, इन 4 जगहों पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हरिद्वार में बस स्टैंड के पास में आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा। ऋषिकेश में भी मेन बस स्टैंड के बाजू में आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा। गौरीकुंड में आपको मेन बाजार के पास ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा। और अगर आप केदारनाथ में जाके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपको मंदिर के बाहर ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड कैरी करना है। आप ओरिजिनल आधार कार्ड उन्हें दीजिए और वो आपको रजिस्टर करके दे देंगे। आपने भले ही रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश से करवाया, हरिद्वार से कराया या गौरीकुंड से कराया, आप सभी भक्तों को केदारनाथ में आके टोकन लेना जरूरी है। सो टोकन पे ही आपको लिखा रहता है कि आप किस समय मंदिर के लाइन में खड़े रह सकते हो। सो आप जहां से अगर केदारनाथ में ही कर रहे हो तो सेम काउंटर में ही आपको टोकन भी मिल जाता है और रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। अगर आप ऋषिकेश, गौरीकुंड या हरिद्वार से आ रहे हो तो आपको वापस एक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और वहां पे आपको टोकन दिया जाएगा। उस टोकन पे आपका समय लिखा रहेगा कि इस समय आप दर्शन कर सकते हो, तो उस समय आप जाके लाइन में खड़े रह जाइए। अब आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में भी पता चल गया, लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो है केदारनाथ यात्रा का टोटल कॉस्ट। कितना खर्चा होता है यात्रा कंप्लीट करने के लिए। अगले चैप्टर में बात करेंगे केदारनाथ यात्रा का कितना खर्चा होता है। देखो भाई, केदारनाथ का बजट कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पे। आप रॉयल भक्त बन के जाना चाहते हो या मेरी जैसे बजट फ्रेंडली भक्त बन के जाना चाहते हो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने ली थी ट्रेन मुंबई से हरिद्वार, AC 3 टियर की टिकट थी 2500 वन वे। तो 5000 रुपए मेरे उसके हो गए। कंफर्म टिकट नहीं थी, एडजस्ट करके कैसे तो पहुंच गया था हरिद्वार। हरिद्वार से मैंने ली थी गवर्नमेंट बस जो थी 600 रुपए की। वहां से लोकल कैब्स भी अवेलेबल है जो 1000 से 1500 के बीच में पड़ते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ का सफर आपको कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां से आपको पालकी, पिट्ठू, घोड़े और हेलीकॉप्टर चारों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैं तो ट्रैक करके गया तो मेरे लिए कोई एक्सपेंस नहीं था। अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो या पालकी ले रहे हो या पिट्ठू ले रहे हो या घोड़े से जा रहे हो, उसके कॉस्ट मैंने स्क्रीन पे मेंशन किए और एंड में भी मैं दे दूंगा ताकि आप उसी हिसाब से प्लान कर लो।
खाने का सीन ऐसा है कि आप 100 से 200 रुपए पर पर्सन पर मील पकड़ के चलिए। वहाँ पे सब तो मिल जाता है, लेकिन मैंने चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, कुछ ड्राई स्नैक्स मुंबई से ही लेके गया था, क्योंकि पहाड़ों में प्राइजेस भी नई ऊंचाइयां छू लेते हैं। और हाँ, मैंने केदारनाथ में स्टे भी किया था। 500 रुपए का टेंट लिया था, जिसमें 3 लोग कंफर्टेबली स्टे कर सकते हैं। अगर आप जाने से पहले बुक करना चाहते हो तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी आप स्टे बुक कर सकते हो। लिंक मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो मेरा टोटल कॉस्ट हुआ था ट्रेन का 5000 रुपए, बस का 1200 रुपए, स्टे का 500 रुपए, खाने का मुंबई से केदारनाथ और रिटर्न मैं 1500 रुपए पकड़ के चल रहा हूँ, और ट्रैक था मेरा फ्री। सो टोटल कॉस्ट मेरा 8000 से 9000 हुआ। अगर आप हेलीकॉप्टर ले रहे हो, पालकी ले रहे हो, पिट्टी ले रहे हो, या फिर लोकल कैब्स लेके जा रहे हो, तो आपका कॉस्ट वेरी होगा। बट बेयर मिनिमम आप 10,000 से लेके 11,000 के बीच में आपकी यात्रा का टोटल कॉस्ट खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर में हम बात करते हैं कि ट्रैक के समय, केदारनाथ यात्रा के समय आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी जरूरी है। देखो गाइस, अगर आपने पैकिंग में गलती कर दी ना, तो आपको बाबा के दर्शन मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं। अगर यात्रा से पहले आपने ट्रैकिंग लिस्ट इग्नोर कर दी तो ठंड में आप ठिठुर जाओगे, या बारिश में भीग के सबसे पास वाली मैगी शॉप ढूंढते रहोगे। वहाँ पे आप जाने के बाद भी आपको जैकेट्स मिल जाएंगे, अम्ब्रेला मिल जाएंगे, लेकिन उनकी प्राइसेस भी उतनी ही ज़्यादा होती है। सो मैं कहूँगा, अगर आप मेरे जैसे बजट फ्रेंडली ट्रैवलर हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने शहर से ये सारी चीज़ें पैक करके लेके चलिए। सो बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मैंडेटरी लेके जानी है। अगर आप पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कार्ड आप प्लीज़ अपने साथ कैरी कीजिए। अगर आप वहाँ पे जाके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो अपना वैलिड आईडी प्रूफ, प्लीज़ आधार कार्ड कैरी कीजिए। उसके बाद आते हैं ट्रैकिंग शूज़। सो यहाँ पे सैंडल चप्पल अगर पहन के आप ट्रैक कर रहे हो तो आपके लिए एक ये सेल्फ टॉर्चर होगा। आप ऊपर जैसे जाओगे आपको बर्फ़ भी मिलेगी और ठंडा पानी भी पैर में लगता है। तो ये मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एक अच्छे ट्रैकिंग शूज़ में इन्वेस्ट कीजिए। जैकेट्स और थर्मल्स। सो वहाँ पे ऊपर में बर्फ़ है। जब मैंने केदारनाथ यात्रा की थी तब मुझे वहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस का सामना करना पड़ा था। तो अगर आप सेफ और कंफर्टेबल ट्रैवल करना चाहते हो तो एक जैकेट और थर्मल भी आपके साथ कैरी कीजिए। अम्ब्रेलाज और रेनकोट कवर्स। सो केदारनाथ की यात्रा के समय आपको बारिश का सामना कभी भी करना पड़ सकता है, वहाँ पे बारिश कभी भी आ जाती है। सो आप सेफ रहने के लिए अपने साथ एक रेनकोट कैरी कीजिए और एक बैक कवर भी। मिनी फर्स्ट एड बॉक्स। तो यात्रा शुरू होने से पहले आप मिनी फर्स्ट एड किट बना लीजिए, जिसमें आप रख लीजिए ORS, पैरासीटामोल, वॉलिनी, मूव और बैंडेड्स। स्नैक्स। ट्रैक में आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप घर से भी कुछ स्नैक्स कैरी कीजिए, क्योंकि ट्रैक में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और ये चॉकलेट्स और स्नैक्स आपको मदद। वीडियो बनाने वाले ट्रैकर्स और भक्तों के लिए पावर बैंक मैंडेटरी है। एक्स्ट्रा स्टोरेज भी आप कैरी कर सकते हैं, और अगर आप DSLR कैरी कर रहे हो तो प्लीज़ उसका एक रेन कवर भी लेके चलना। एक बोनस टिप, केदारनाथ की यात्रा बहुत मुश्किल है, बैकपैक हल्का रखिए, सिर्फ एसेंशियल्स कैरी कीजिए, नहीं तो आपको ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ट्रैक में बचे थे 2 किलोमीटर, बॉडी पूरी गिव अप कर चुकी थी, लेकिन एक मोड़ आया जहाँ से दिखा मुझे मंदिर। बॉडी में थी 5% बैटरी, लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर देखा, पता नहीं कहाँ से एक अलग ही ऊर्जा आ गई, पूरी बॉडी चार्ज हो गई। ठंड, भूख, नीचे वैली का डर सब गायब हो गया। वो 7.5 किलोमीटर का ट्रैक मानो ऐसा लगा हर एक स्टेप वर्थ था। रात भर चलने के बाद वो मंदिर का पहला व्यू, पहाड़ों के बीच मंदिर, सारे सिनेमैटिक शॉट्स उसके सामने फेल थे। मंदिर के आसपास एक अलग ही ऊर्जा चल रही थी। हर एक इंसान अपना काम कर रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई आँख बंद करके ध्यान कर रहा था, और मैं एक कोने में बैठ के सिर्फ मंदिर देख रहा था। और पूरे ट्रिप की खास बात ये थी कि मुझे पहली बार फ्री में ज्योतिर्लिंग को छूने का मौका मिला। कोई VIP टिकट का चक्कर नहीं था, ये था एक फ्री एक्सपीरियंस। अगर आपको ज़िंदगी में कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं कहूँगा आप ये केदारनाथ यात्रा कीजिए। आपके सारे टेंशन्स और आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। तो भाइयों और बहनों, ये था मेरा केदारनाथ का अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने सवालों को, मैं ज़रूर उनका जवाब दूँगा।
सब्सक्राइब कीजिए अनफिल्टर्ड टुडे को, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही एक्सपीरियंसेस बिना किसी फिल्टर के। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।